दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें कोई विवाद हो गया है और जो आपने सेल एग्रीमेंट किया था, तो ऐसा वो कौन-सा सेल एग्रीमेंट है जिसको कि कोर्ट भी नहीं मानता है और आपके एग्रीमेंट को वो खारिज कर देता है? मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है, कोई कृषि भूमि खरीदी है या कि कोई फैक्ट्री खरीदी है और उसको खरीदने का आपने सेल एग्रीमेंट करवाया है, बेचानामा बनवाया है और उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने के बाद आपने उस व्यक्ति को एडवांस के तौर पर पैसा भी दे दिया है और किसी बात को लेकर आपके और उस यानी कि जिसने प्रॉपर्टी को बेचा है कोई विवाद हो गया है और आपको कोर्ट जाने की नौबत आ गई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपके फेवर में फैसला देगा या नहीं देगा और ऐसी कौन सी गलती आपके एग्रीमेंट में है जिसको कोर्ट खारिज कर देगा या आपकी बात को वो नहीं मानेगा और ऐसी क्या बातें आपके एग्रीमेंट में लिखी हुई होगी जिनको कोर्ट मानने से इनकार कर देगा और आपका दावा खारिज कर देगा, आपके एग्रीमेंट को अवैध ठहरा देगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों को करने से बचना है ताकि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपका अगर किसी से विवाद हो जाए तो उस विवाद होने की कंडीशन में आपकी कोर्ट में जीत हो जाए। क्योंकि अगर आपका किसी भी पार्टी से विवाद हो जाएगा तो आपका दिया हुआ पैसा जो कि आपने एडवांस के तौर पर दिया है वो खटाई में पड़ सकता है, आपको मुश्किलें आ सकती है और आपको बेफालतू के कोर्ट के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले हैं या जिन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी को अभी अभी खरीदा है या भविष्य में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का मानस बना रहे हैं। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और काम की होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त इस एग्रीमेंट में जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपके दिमाग में और माइंड में जरूर होनी चाहिए ताकि आपको कोर्ट कचहरी जाना ही न पड़े, किसी तरह का आपको धोखे का शिकार होना ही न पड़े और आपका मेहनत का पैसा डूब न जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता रहेगा कि आपने जो सेल एग्रीमेंट बनाया है वो कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा, या वो सेल एग्रीमेंट आपने कितना मजबूत बनाया है और वो कितना आपके फेवर का है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का मालिक आपको एग्रीमेंट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति से खरीदनी चाहिए जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक हो, यानी कि वो उसके नाम से प्रॉपर्टी हो। इसके लिए आपको उसकी आईडी मांग लेनी चाहिए या आस पड़ोस में उसके नाम की जांच कर लेनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका असली नाम क्या है। कई बार एक ही नाम के दूसरे व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी बेच के फ्रॉड कर देता है और आप मुश्किलों में फंस जाते हैं। तो आपको इस बात को चेक कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक होना चाहिए और उसी व्यक्ति को आप एडवांस में पैसा दें। दोस्तों, कई बार ये होता है कि प्रॉपर्टी पिताजी के नाम से होती है और सेल एग्रीमेंट करने के लिए बेटा आ जाता है। कई बार प्रॉपर्टी माताजी के नाम से होती है, उस कंडीशन में उसको बेटी सेल करना चाहती है और वो आपसे एडवांस के तौर पर पैसा लेना चाहती है। किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप खरीदने का मानस बनाते हैं तो आपको मूल मालिक से ही एग्रीमेंट करवाना चाहिए और एडवांस के तौर पर पैसा भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए, न कि उसके बेटे को या बेटी को देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी पिताजी के नाम से है तो सेल एग्रीमेंट भी पिताजी बनाएंगे और अगर प्रॉपर्टी माताजी के नाम से है तो सेल एग्रीमेंट माताजी ही बनाएंगे और आपको उन्हीं से साइन करवाकर उन्हीं को एडवांस के तौर पर पैसा देना चाहिए, उन्हीं से सेल एग्रीमेंट निष्पादित करवाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सेल एग्रीमेंट आपको करके दिया है और आपके किसी तरह का कोई उस प्रॉपर्टी को खरीदने में विवाद नहीं होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वही व्यक्ति आपके नाम से उस रजिस्ट्री को कराए, यानी कि सेल डीड आपके नाम से वही व्यक्ति आकर करवाए। इस बात को आपको माइंड में जरूर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई संपत्ति पिताजी के नाम से है और उसका एग्रीमेंट बेटी ने करवा दिया है और आपने पैसा उस बेटी को दे दिया है और उसी से साइन करवाकर उस एग्रीमेंट को अपने पास रख लिया है और ऐसी स्थिति बन जाती है कि मामला कोर्ट तक जाए, विवादित हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका मामला कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने वाले को आपने पैसा दिया ही नहीं है, आपने पैसा किसी और को दिया है। क्योंकि जिसकी संपत्ति है उसको वही व्यक्ति बेच सकता है, उसके बेटे को, बेटी को या किसी अन्य व्यक्ति को
उस संपत्ति को बेचकर उसका पैसा लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और आपके केस में अगर ये पाया गया तो आपके एग्रीमेंट को कोर्ट खारिज कर देगा। आपके मामले में आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदने का इकरार कर लिया, आपने उससे एग्रीमेंट भी करवा लिया और उसी व्यक्ति ने आपके सेल एग्रीमेंट पे साइन भी किए हैं, लेकिन आपने पैसा उसके बेटे के अकाउंट में दे दिया या एडवांस के तौर पर जो आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा आपने उसकी पत्नी के अकाउंट में दे दिया। और अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि मामला विवादित हो जाए, कोई झगड़े की नौबत आ जाती है, तो वो व्यक्ति इस बात से इनकार कर सकता है कि उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा है, क्योंकि उसको प्रतिफल नहीं मिला, यानी कि पैसा आपने किसी और व्यक्ति को दिया है और साइन एग्रीमेंट पे उस व्यक्ति ने की है, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलने की कंडीशन में कोर्ट आपके सेल एग्रीमेंट को खारिज कर देगा, आपके वो खिलाफ जाएगा। तो रूल्स एंड लीगल रूप से सही यही है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है और जिस व्यक्ति ने आपके नाम से सेल एग्रीमेंट साइन किया है, तो पैसा भी उसके अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि प्रतिफल उसी को मिलना चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट वैलिड है। अगर आपने तीसरे व्यक्ति को, उसके बेटे को, बेटी को या पत्नी को पैसा दिया तो वो एग्रीमेंट मान्य नहीं है और ऐसे में आपका दावा कोर्ट में खारिज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी कोई संपत्ति आप खरीद रहे हैं जो ऐसे व्यक्ति के नाम से है जिसकी आयु 18 साल के अंदर है, यानी कि उसने 18 साल की आयु को पार नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति नाबालिग है और नाबालिग व्यक्ति से किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदेंगे, अगर वो विवाद की कंडीशन में मामला चला गया तो ऐसे एग्रीमेंट को भी कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि नाबालिग से किसी भी संपत्ति को नहीं खरीदा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से आपने कोई संपत्ति खरीदने का इकरार किया है और सेल एग्रीमेंट करवा लिया है और बाद में उसके परिजन इस बात से मना कर दें और उसके परिजन उस व्यक्ति को ये कह दें कि ये व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं था या इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इस व्यक्ति से आपने संपत्ति को खरीदा है और इस संपत्ति को हम नहीं बेचना चाहते, और इस विवाद की कंडीशन में आप कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति को चैलेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि पागल हो, मानसिक विमर्दित हो या अपने होशो हवास में जिसने साइन नहीं किए हों और उसके परिजन इस बात को अगर साबित कर दें, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका सेल एग्रीमेंट अमान्य माना जाएगा और आपका एडवांस पैसा दिया हुआ डूब सकता है। इसके अलावा किसी भी विवाद होने की कंडीशन में अगर आप कोर्ट में गए हैं और सामने वाला इस बात को साबित कर दे कि उससे एग्रीमेंट धोखे में रखकर साइन करवाया गया है, बरगलाकर उसके एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं और ये बात आपके खिलाफ अगर साबित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो संपत्ति आपने खरीदी है वो संपत्ति अमान्य करार दी जा सकती है और आपका एग्रीमेंट भी खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात आपके खिलाफ और जा सकती है और वो बात यह है कि कई बार आप किसी डीलर के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के मार्फत कोई चीज़ को खरीदते हैं और उसके विश्वास में आकर उसी को पैसा दे देते हैं और वो व्यक्ति आपको ये कहकर एग्रीमेंट साइन करवा के ला के दे देता है कि उसने उसके मालिक से साइन करवाए हैं और ये संपत्ति हमने आपको दिलवा दी है। तो कई ब्रोकर ऐसा फ्रॉड का काम करते हैं, सभी ब्रोकर नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई विवाद की कंडीशन बने और आपका मामला कोर्ट में जाए और प्रॉपर्टी का मालिक, जो संपत्ति का मालिक है, वो ये साबित कर दे कि उस एग्रीमेंट में उसने कभी साइन किए ही नहीं, यानी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा ही नहीं और जो बीच वाले थे, जो ब्रोकर थे, उन्होंने फर्जी साइन करके आपको एग्रीमेंट ला कर दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में न तो आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, न आपने जो एडवांस पैसा दिया है वो आपको वापस मिलेगा। तो किसी भी एग्रीमेंट को करवाते वक्त आपको मूल प्रॉपर्टी जो मालिक है उसके सामने बैठकर उसकी अच्छी तरह से तस्दीक करके, इस बात का भरोसा करके कि वही उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है और वही साइन कर रहा है, तभी आप उस एग्रीमेंट को सही माने, अन्यथा आपके साथ बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों, किसी भी संपत्ति को खरीदते वक्त आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आंखें, नाक, कान खोलकर किसी भी संपत्ति को खरीदने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस मालिक ने ही आपके सेल एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, किसी ने फर्जी साइन करके तो नहीं दे दिए हैं, वो व्यक्ति नाबालिग तो नहीं है। आपने जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदी है लेकिन पैसा उसको नहीं देकर किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा दिया है, तो ये तमाम सारी चीज़ें कोर्ट केस होने की कंडीशन में या किसी विवाद होने की कंडीशन में आपके खिलाफ जा सकती हैं और ऐसी कंडीशन में आपका दावा कमज़ोर साबित होकर आपके खिलाफ जा सकता है। एक आध ऐसी कंडीशंस और मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका दावा कमज़ोर हो सकता है।
वो बातें आपके खिलाफ जा सकती है और किसी भी विवाद होने की कंडीशन में किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के चक्कर में आप अपना एडवांस दिया हुआ पैसा भी डुबा कर घर बैठ सकते हैं। कई बार किसी प्रॉपर्टी को हम खरीदने का इकरार कर लेते हैं, सारी बातें सब सही होती हैं, मूल बेचने वाले ने उसमें साइन किया होता है, एडवांस पैसा भी उसमें आपने दे दिया है, लेकिन तय समय पर आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा पाते हैं। यानी कि जब कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो उसमें बकाया पेमेंट को देने का हम टाइम डालते हैं, तो उस तय लिमिट में अगर हमने बेचने वाले को उसका पूरा पैसा नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर विवाद हो गया और बेचने वाला इस बात पे अड़ गया कि आपने उसको तय समय पर पैसा नहीं दिया, और ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोर्ट जाना पड़े तो वहां पर भी आपका वाद और दावा कमजोर रहेगा, वो आपके खिलाफ जा सकता है। इसके अलावा सेल एग्रीमेंट में और काफी शर्तें लिखी हुई होती है, जिन शर्तों को दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। कुछ बातें प्रॉपर्टी को बेचने वाले के पक्ष में लिखी गई होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के पक्ष में लिखी गई होती हैं। तो दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष उन शर्तों को मानने से इनकार करता है या उल्लंघन करता है और वाद विवाद की कंडीशन बनती है, तो ऐसे में भी कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है और अनावश्यक विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक चीज दोस्तों और दिमाग में आई है, और वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट बनाया और आपने पूरे कानूनी तरीके से उसको नहीं बनाया, यानी कि प्रॉपर तरीके का स्टाम्प वैल्यू आपने उसमें नहीं लगाई जो कि एग्रीमेंट में लगाना होता है, या आपने उसको प्रॉपर तरीके से नोटरी नहीं किया। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि कानून का उल्लंघन होता हो, उस कंडीशन में खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच अगर कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट कचहरी में जाता है, तो चूंकि आपने कानूनी तरीके से किसी भी सेल एग्रीमेंट को निष्पादित नहीं करवाया था, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के खिलाफ जा सकता है और उस एग्रीमेंट को ही कोर्ट अमान्य करार दे सकता है, उसको शून्य करार दे सकता है। तो दोस्तों, आपको मुश्किलों का सामना तब करना पड़ेगा जब किसी प्रॉपर्टी को बेचने वाले से आपका विवाद हो जाता है और आप उस कंडीशन में ये चाहते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कोर्ट के जरिए अपने पक्ष में करवा लें, और उस कंडीशन में जब आपके प्रॉपर्टी को खरीदने में एग्रीमेंट में जो तमाम बातें मैंने बताई है उन शर्तों का उल्लंघन किया हो या वो कमियां रखी गई हो, और ऐसी कंडीशन में आप ये सोचकर कोर्ट जाते हैं कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमारे फेवर में करवा देगा, तो वहां पर आप गलत सोचते हैं और वहां पर आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है और आपको वहां पर हो सकता है कि अपना एडवांस दिया हुआ पैसा भी डुबाना पड़ जाए। अब दोस्तों, एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया, उसके पेटे आपने एडवांस पैसा दिया और आपके और प्रॉपर्टी को बेचने वाले के बीच विवाद हो गया, तो अब आपने जो एडवांस पैसा दिया है उस पैसे का क्या होगा? क्या वो पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, और अगर वो पैसा आपका नहीं मिलेगा तो किन किन कंडीशन में वो पैसा आपको नहीं मिलेगा? तो पहली कंडीशन दोस्तों, अगर आपका पैसा डूबेगा तो वो कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और वो व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसने उस प्रॉपर्टी को आपको बेचा ही नहीं था, यानी कि आपके सेल एग्रीमेंट में उसने साइन ही नहीं किए थे। दूसरी कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति ये बात साबित कर दे कि उस व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन आपने एडवांस दिया है वो उसको नहीं दिया है, किसी और व्यक्ति को आपने पैसा दिया था और उसको चूंकि पैसा नहीं मिला है इसलिए उसने प्रॉपर्टी एक तरह से बेची नहीं है। इसके अलावा आपने किसी ऐसे शख्स से प्रॉपर्टी को खरीद लिया है जो कि अपने होशोहवास में नहीं था, मानसिक विमंदित था, और उसके परिवार वाले ये साबित कर दें कि इस व्यक्ति को तो प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका एडवांस दिया पैसा डूब सकता है। इसके अलावा एक विकट स्थिति और आ सकती है कि किसी व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेची है, एडवांस के तौर पर पैसा भी लिया है और उसने आपको सेल एग्रीमेंट करके भी दिया है, लेकिन जिस वक्त आप उसको पैसा देकर रजिस्ट्री करवाने वाले होते हैं उसी समय से पहले उस व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके वारिस उस प्रॉपर्टी को तय समय पर या काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी के चक्कर में अटक सकते हैं, आपका दिया हुआ पैसा भी अटक सकता है और हो सकता है कि उसके परिजन जो आपने एडवांस राशि दी उसको भी आपको देने से इनकार कर दें, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका पैसा अटक सकता है। तो दोस्तों, किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले, एग्रीमेंट बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट बनाने के बाद उसमें क्या क्या शर्तें हमको रखनी चाहिए, किन किन शर्तों को हमारे फेवर में होना चाहिए, किन किन शर्तों को हम रखें कि वो हमारे खिलाफ न जाएं, तो इन सब बातों का जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई है, अगर आपने ध्यान रखा तो आपके साथ ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी, और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और आप कई झमेलों में फंसेंगे और आपका पैसा भी डूब सकता है।
और इसके साथ साथ आप ये सोचकर कोर्ट जाएंगे कि कोर्ट आपके पक्ष में या आपके फेवर में फैसला देगा या आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा। तो अगर इन बातों में आप कमज़ोर रहे तो कोर्ट का फैसला आपके फेवर में नहीं आकर आपके खिलाफ जाएगा। वहाँ पर भी आप कच्चे खिलाड़ी साबित होंगे और वहाँ पर हमें हमारे दिए गए पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ सकता है और परेशान होना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें हैं जो किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले हमें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी चाहिए और इन बातों को ध्यान रखते हुए हम किसी भी संपत्ति को खरीदेंगे तो हमारे साथ चोट नहीं होगी, हमारे साथ धोखा नहीं होगा और हमारा दिया हुआ पैसा डूबेगा नहीं और किसी भी कंडीशन में हम उस संपत्ति को खरीदकर हमारे नाम से रजिस्ट्री करवा पाएंगे और एक कामयाब प्रॉपर्टी के मालिक बन सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो हमने हमारे 22 वर्षों के रियल एस्टेट में अनुभव के आधार पर आपके लिए स्पेशली बनाकर आपके सामने रखी है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।